दोस्तों आए दिन मैं आप लोग को क्राइम की स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये स्टोरी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं। बात करें आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश में एक शहर लगता है हापुड़ शहर। और ये जो हापुड़ शहर है, इसी हापुड़ शहर के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है लज्जापुरी मोहल्ला। और इसी लज्जापुरी मोहल्ले के अंतर्गत एक व्यक्ति रहा करता है जिसका जिसका नाम मुकेश है। मुकेश की उम्र तकरीबन 35 वर्ष के आसपास है। इसकी पत्नी है जिसका नाम प्रियंका है, और मुकेश के टोटल 3 बच्चे हैं। मुकेश की 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। मुकेश ने अपने ही घर में किराने की दुकान खोल रखी है। उसी किराने की दुकान पे जो बिक्री होती थी, उसी पैसों से मुकेश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। यानी परिवार में सब कुछ ठीक था। जो भी पैसे कमा करते थे उनसे परिवार की जो जीविका थी ये बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। दोस्तों इस परिवार में इसी तरीके से सब कुछ सकुशल चल रहा था। परिवार खुश था, परिवार में बच्चे भी थे, पत्नी भी थी, पति भी था, कामकाज भी ठीक था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 18 सितंबर साल 2023। और इसी 18 सितंबर साल 2023 को जो मुकेश था ये अपनी पत्नी प्रियंका से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम लोग तुम्हारे मायके चल रहे हैं। क्योंकि प्रियंका ने पहले भी कह रखा था कि हम लोग मायके चलेंगे, क्योंकि कुछ दिन मैं वहाँ रहूँगी, उसके बाद आ जाऊँगी। तो आज जो मुकेश था सुबह सुबह अपनी पत्नी से कहने लगा कि चलो तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ। अब प्रियंका ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि उसका पति आज बहुत मूड में है और बहुत ज़्यादा खुश भी है, और उसको आज उसको मायके छोड़ने जा रहा है। इसलिए प्रियंका भी पहले बच्चों को तैयार करती है और बाद में खुद तैयार हो जाती है। उसके बाद 18 सितंबर साल 2023 को ही ये लोग पहुंच जाते हैं बुलंदशहर। और बुलंदशहर का इस्लामपुर जो गांव है, उसी गांव के अंदर इस मुकेश की पत्नी प्रियंका का मायका था। लिहाजा मुकेश पहुंचता है, दोपहर का खाना वाना खाता है, वहाँ पर शाम तक रुकता है, और उसके बाद में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अलविदा कहकर ये घर आ जाता है। कहता है कि घर पहुंचकर बात करता हूँ। उसके बाद में मुकेश घर आ जाता है। पत्नी जो थी वो अपने कामकाज में लग जाती है। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, शाम का खाना वगैरह खा लेती है, तो उसके बाद में सोचते हैं कि एक बार पति से पूछ लेती हूँ कि ठीक ठाक पहुँच गए, खाना वाना खा लिया कि नहीं खाया। इसलिए जो प्रियंका थी अब अपने पति मुकेश का फ़ोन लगाती है, लेकिन जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ बताता है। फ़ोन जब स्विच ऑफ बताता है तो प्रियंका सोचती है कि हो सकता है थके हारे लौटे हों, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया हो, इसलिए जाते के साथ फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया हो, ऑन करना भूल गए हो और आंख लग गई हो सकता है कि सो गए हों तो कल फ़ोन कर लूँगी। इसीलिए मुकेश की जो पत्नी प्रियंका होती है वो सो जाती है। सुबह को उठती है, तुरंत अपने पति का फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर रात भी बात नहीं होती पति से, सुबह को भी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रियंका परेशान तो होती है, लेकिन प्रियंका यहाँ पर एक मिस्टेक कर देती है। प्रियंका को चाहिए था कि वो अपने पति के किसी रिलेटिव्स को या फिर किसी पड़ोसी को फ़ोन करके पूछ लेती, लेकिन प्रियंका ऐसा नहीं करती है। प्रियंका सोचती है कि हो सकता है कि फ़ोन डिस्चार्ज हो, दुकान पे चले गए हो, फ़ोन घर रह गया हो, तमाम बातें हैं। इसलिए प्रियंका जो थी वो चोरी चुपके अपने पति का फ़ोन लगाती रहती है। 18 सितंबर साल 2023 को रात के समय से उसने अपने पति का फ़ोन ट्राई किया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद में 21 सितंबर साल 2023 आ जाती है। और 21 सितंबर साल 2023 आते आते ना एक बार भी उसके पति का मोबाइल जो था वो ऑन हुआ था, ना किसी और नंबर से कॉल आकर ये बताया गया कि फ़ोन ख़राब हो गया है, फिर कोई और दिक्कत है। यानी एक तरीके से देखें तो 2 से 3 दिन का समय गुजर चुका था, लेकिन प्रियंका की उसके पति मुकेश से एक बार भी बात नहीं हुई थी। दोस्तों 21 सितंबर साल 2023 को जब मुकेश फ़ोन नहीं उठाता है तो ये प्रियंका जो होती है परेशान होती है, और परेशानी के आलम में ये अपने भाई के पास पहुँचती है। और भाई के पास पहुंचने के बाद में ये कहती है कि जिस दिन से ये घर पे गए हैं मैंने उस दिन से इनका फ़ोन ट्राई किया है, लेकिन इनका ना तो कोई फ़ोन लग रहा है, ना उधर से कोई फ़ोन आया है, ना कोई खैर खबर है मेरे पास में। मैं बड़ी परेशान हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। अब उसके बाद में प्रियंका का जो भाई होता है ये प्रियंका को अपने साथ लेता है, और उसके बाद में ये लोग उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो लज्जापुरी मोहल्ला है वहाँ पर पहुँचते हैं अपने घर पर। यानी प्रियंका अपने भाई के साथ अपने घर पर पहुँचती है। जब वहाँ पर पहुँचती है तो जो घर होता है उसे देखने के बाद में चौंक जाती है, क्योंकि दरवाजे पर बाहर की साइड से ताला पड़ा हुआ था। अब प्रियंका सोचती है कि हम लोग इतनी दूर से आए भी हैं, न जाने सुबह सुबह कहाँ चले गए। काफ़ी देर तक इधर उधर इंतज़ार करती रहती है, लेकिन फिर अपने भाई से कहती है कि ऐसे हम लोग कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, बेहतर यही होगा कि हम लोग किसी तरीके से इस ताले को खोलें, और ताले को खोलें या फिर तोड़ें और इसके घर में ही हम लोग इंतज़ार करें। उसके बाद में मुकेश आएगा तो उससे बातचीत हो जाएगी, उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे, घर के अंदर चलेंगे, पानी वानी पियेंगे, चाय बना के पी लेंगे, थके हारे हैं। तो उसके बाद में प्रियंका और प्रियंका भाई जो था, प्रियंका का जो भाई था वो किसी तरीके से इसके तालों को तोड़ते हैं, एंड ताले को तोड़ने के बाद में घर के अंदर घुसते हैं।
लेकिन दोस्तों ये लोग घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आराम करने के लिए घुसे थे, लेकिन जब ये लोग कमरे का दृश्य देखते हैं तो घबरा जाते हैं। प्रियंका जो थी वो चीखें मार मार कर रोने लग जाती है। दरअसल कमरे के अंदर बेड के ही नज़दीक में जो प्रियंका के पति मुकेश हैं उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरे ही कमरे के अंदर खून के छींटे तरबतर फैले हुए हैं। अब प्रियंका यह देखने के बाद में डर जाती है, सहम जाती है कि आखिरकार इस कमरे के अंदर क्या हुआ है। जैसे ही प्रियंका की चीखों की आवाज़ आस पड़ोस के लोग सुनते हैं वो तुरंत उस घर की तरफ भागते हैं, लेकिन जो कोई भी वहां पर पहुंचा सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इस घर के अंदर मुकेश की डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में थी क्योंकि 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति सीधा पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में जो लोग थे उनको हटाती है, डेड बॉडी की समीक्षा करती है और उसके बाद में डेड बॉडी का पंचनामा कर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन दोस्तों पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेजा था, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि ये जो व्यक्ति मुकेश था इसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस इसके जिस्म पर महज एक अंडरवियर मौजूद था। शरीर पर अलग अलग जगहों पर चोटों के निशान थे। घटनास्थल पर एक तवा पड़ा हुआ था जिस तवे पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था। देखने के बाद में पुलिस को ऐसा लगता है कि जो भी कातिल है शायद उसने इसी तवे से मार मारकर मुकेश की हत्या की है। लेकिन जितने भी खून के धब्बे वहाँ पर मौजूद थे वो सब के सब सूख चुके थे, यानी हत्या तो साफ थी 1 से 2 दिन पहले की गई थी। लिहाजा पुलिस वाले जो थे मुकेश की पत्नी से पूछताछ कर और उसके बाद में इस पूरे केस को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद में छानबीन में लग जाती है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी और जो हत्या का केस है अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हो चुका था। लिहाजा जो पुलिस थी अब प्रियंका से पूछताछ करती है मुकेश की पत्नी से। प्रियंका से पूछा जाता है क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है, किसी से कोई ज़्यादा दुश्मनी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई पैसों का लेन देन। तो जो पत्नी होती है प्रियंका वो कहती है कि मुझे शक ही नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति की हत्या किसने की है। अब पुलिस पूछती है कि अगर तुम्हें यकीन है कि उन्हीं लोगों ने तुम्हारे पति की हत्या की है तो तुम उनका नाम बताओ। तो जो प्रियंका है वो कहती है कि दरअसल मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे दोनों जेठों ने की है। पहला जेठ जिसका नाम राकेश और दूसरा जेठ जिसका नाम विनोद, इन दोनों ने ही हत्या की है। दरअसल हमारा एक प्लॉट है जो कि साजे का है और उन्हीं प्लॉट के ऊपर उन दोनों की नज़र है और शायद उसी प्लॉट की वजह से इन लोगों के बीच में कुछ हुआ हो, कोई विवाद हुआ हो और उसके बाद में इन दोनों ने मिलकर मेरे पति की हत्या कर दी। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है राकेश और विनोद को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाती है एंड पुलिस थाने बुलाने के बाद में इन दोनों भाइयों से पूछताछ की जाती है। तो राकेश और विनोद ऑलरेडी इनका बुरा हाल था क्योंकि इनका भाई इस दुनिया से जा चुका था। किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में इनके भाई का कत्ल किया था। लेकिन राकेश और विनोद से जब पुलिस पूछताछ करती है तो राकेश और विनोद कहते हैं कि हमारा प्लाट ज़रूर था और प्लाट के लिए कोई भाई अपने भाई से लड़ ज़रूर सकता है, झगड़ ज़रूर सकता है, लेकिन कोई भाई अपने भाई का कत्ल नहीं कर सकता। हम तो अपने भाई को बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, वो हमारा छोटा भाई था, लेकिन हम उसका कत्ल नहीं कर सकते। और जो प्रियंका जो कुछ बोल रही है सब कुछ एक तरीके से उसके भी दिल को ठेस पहुंची है, उसको भी तकलीफ़ है क्योंकि उसके पति को किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में कत्ल किया है। ऐसे में वो कुछ बोलेगी लेकिन साहब हमने ये कत्ल नहीं किया है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस को लगता है कि राकेश और विनोद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जो पुलिस थी राकेश और विनोद की लास्ट लोकेशन, इन दोनों की कॉल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें खंगालती है। लेकिन यहाँ से भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद में पुलिस पहुँचती है उसी मोहल्ले के अंदर और वहाँ पर जाने के बाद में लोगों से पूछताछ करती है कि इन तीनों भाइयों का रिलेशनशिप कैसा था। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि राकेश, विनोद और मुकेश के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं था, बल्कि राकेश और विनोद अपने छोटे भाई मुकेश को बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। तो ऐसा कोई विवाद नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि इनका कत्ल हुआ है। अब पुलिस जब ये बातें सुनती है बड़ा परेशान होती है। एक तरफ मर्डर हुआ है, एक तरफ पत्नी बोल रही है कि जेठों ने मर्डर किया है, जेठ बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। लिहाजा पुलिस वाले यहाँ पर सोचते हैं कि मुकेश के मोबाइल नंबर की अगर कॉल डिटेल्स निकाली जाए तो हो सकता है कि मुकेश ने लास्ट टाइम किसी से कोई बात की हो और वहाँ से शायद पुलिस को कुछ मिल जाए। इसलिए पुलिस जो थी मुकेश का मोबाइल नंबर लेती है एंड उसके मोबाइल का CDR निकालती है। पुलिस ने CDR निकलने के लिए दे दी थी, लेकिन इससे पहले पुलिस को एक CCTV कैमरा मिलता है, जिस CCTV कैमरे के अंदर मुकेश का जो घर है वो साफ दिखाई पड़ रहा था। यानी 18 सितंबर साल 2023 को शाम के वक्त जिस समय मुकेश अपने घर के अंदर गया था उस समय एक और व्यक्ति मुकेश के साथ में घर के अंदर गया था और रात के तकरीबन 4 बजे के आसपास वो व्यक्ति उस घर से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। यानी ये बात तो साफ थी कि इसी व्यक्ति ने हत्या की है।
लेकिन ये व्यक्ति कौन है कौन नहीं, इसके बारे में पता कैसे चले। इसी बीच में पुलिस को जो सीडीआर थी उसकी रिपोर्ट्स मिल जाती है और सीडीआर की रिपोर्ट्स में पता चलता है कि 18 सितंबर साल 2023 को लास्ट टाइम मुकेश ने जिस व्यक्ति से बात की है वो है कि मेरठ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हुसैन, उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास है। अब पुलिस को ये पता चलता है कि हो ना हो ये जो व्यक्ति सीसीटीवी कैमरा में दिखाई पड़ रहा है ये कोई और नहीं बल्कि वही हुसैन है। और हुसैन के मोबाइल की लास्ट लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि 18 सितंबर साल 2023 के दिन मुकेश जो है वो इस जगह पर आया था, यानी लज्जापुरी इलाके में मुकेश की लोकेशन दिखाई पड़ रही है। ऐसे में पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि इस सब में हुसैन का बड़ा हाथ है, इसलिए पुलिस उस आईडी के आधार पर जो हुसैन था उसका फ़ोटोग्राफ्स निकलवाती है। फ़ोटोग्राफ्स निकलवाने के बाद में मुकेश के तमाम परिवारों को, मुकेश की पत्नी को, सबको फ़ोटोग्राफ्स दिखाया जाता है। क्या तुम में से कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को जानता है? तो सारे ही लोग कहते हैं कि साहब इस तरीके का व्यक्ति हमने पहले कभी अपने घर के आसपास भी नहीं देखा। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी मेरठ के उस गांव में पहुंचती है जहां का रहने वाला ये हुसैन था। वहां पर जाने के बाद में पुलिस को पता चलता है कि हुसैन शादीशुदा है और इसकी एक पत्नी है जिसका नाम नसरीन है। नसरीन से पूछा जाता है हुसैन के बारे में, तो नसरीन बताती है कि उसके पति ने कपड़े की एक दुकान कर रखी है मोदी नगर में और वहीं पर रहते हैं, 8-8 दिन में एक बार आते हैं। लिहाजा पुलिस जो थी दुकान का एड्रेस पता करने के बाद में दुकान तक पहुंचती है। वहाँ पर जब पहुँचती है तो दुकान पर ताला पड़ा हुआ होता है। आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है कि दुकान कब खुली थी, तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि 4 से 5 दिन का समय गुजर चुका है और दुकान अभी तक नहीं खुली है। हुसैन कहाँ है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। हुसैन क्या किसी परेशानी में है? लिहाजा पुलिस जो थी अब हुसैन का मोबाइल नंबर और उसकी लास्ट लोकेशन और सारी चीज़ें निकालने के लिए उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है। जैसे ही मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया जाता है तो 25 सितंबर साल 2023 को एक समय हुसैन का मोबाइल जो था वो स्विच ऑन होता है। जैसे ही मोबाइल स्विच ऑन होता है पुलिस को हुसैन की लोकेशन मिल जाती है जो कि हापुड़ की थी। पुलिस उस फोटोग्राफ्स के आधार पर जो पुलिस के पास था हुसैन को गिरफ्तार करती है एंड गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में अब हुसैन से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाती है। पुलिस जब हुसैन से पूछताछ करती है तो हुसैन बताता है कि दरअसल मेरी और इस मुकेश की दोस्ती तकरीबन 1 महीना पहले हुई थी। हमारी दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद में हम दोनों की बातचीत हुई और बातचीत में हमें पता चला कि जो हुसैन है वो भी इस तरीके की अननेचुरल सेक्स यानी जो लड़कों के साथ में मीटिंग करने का शौकीन है। दूसरी तरफ जो मुकेश है वो भी समलैंगिक रिश्तों का शौकीन है। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हैं और उसके बाद में इन दोनों की जो बातचीत होती है वो शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। उसके बाद में 18 सितंबर साल 2023 का वक्त आ जाता है। 18 सितंबर साल 2023 को जो मुकेश था ये हुसैन को कॉल करता है एंड हुसैन को कॉल करने के बाद में ये कहता है कि मैं आज अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ, यानी आज रात मैं घर पर अकेला ही रहूँगा, अगर तुम चाहो तो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। हुसैन जो था वो मिलने के लिए हामी भर देता है। उसके बाद में मुकेश अपनी पत्नी अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ आता है मायके में उनके, और उसके बाद में घर आता है। घर आने के बाद में दुकान खोलता है और दुकान खोलने के बाद में सबसे पहली कॉल हुसैन को लगाता है। कहता है कि तुम आ जाओ, निकल लो और शाम तक तुम घर पहुंच जाना। हुसैन जो था वो निकलता है, बस पकड़ता है और बस अड्डे पे पहुंचने के बाद में इस मुकेश को कॉल करता है। मुकेश उसे पिक करने के लिए पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। पहले शराब के ठेके पे जाते हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा शराब खरीदते हैं। उसके बाद में घर आते हैं। घर आने के बाद में पहले तो ये एक दूसरे के साथ में बैठकर काफ़ी देर तक शराब पीते हैं। जब शराब के नशे में टुल्ल हो जाते हैं तो उसके बाद में ये एक दूसरे के साथ में समलैंगिक रिश्ते बनाने की बात करने लगते हैं। पहले हुसैन करता है कि वो शुरुआत वो करेगा, लेकिन मुकेश कहता है कि शुरुआत वो करेगा। आखिरकार मुकेश को पहले शुरुआत करने का मौका मिलता है। उसके बाद में मुकेश जो था वो हुसैन के साथ में इंटीमेट होता है। जब ये उसके साथ में इंटीमेट होता है, क्योंकि इंटीमेट करने से पहले इसने हुसैन से कहा था कि मुझे हाथ और पाँव बांधकर इंटीमेट होना बहुत ज़्यादा पसंद है। हुसैन पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब मुकेश कहता है कि बाद में तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इस पर हुसैन तैयार हो जाता है। अब मुकेश जो था जब वो हुसैन के साथ इंटीमेट होता है तो हुसैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन मुकेश इसका एक तरीके से एन्जॉयमेंट करता है। और उसके बाद में बारी अब हुसैन की आती है। हुसैन भी वैसे ही करता है, मुकेश के हाथ पांव बांधता है। उसके बाद में उसके साथ में बेरहमी से करता है। अब मुकेश को तकलीफ़ होती है तो उसका एन्जॉयमेंट जो था वो हुसैन करता है। लेकिन उसके बाद में जब ये इंटीमेट हो लेता है तो उसके बाद में ये उसके मुकेश के हाथ पर खोल देता है। उसके बाद में किचन में जाता है। किचन में से एक तवा लेके आता है और उसके बाद में मुकेश के ऊपर टूट पड़ता है। एक के बाद एक सैकड़ों बार तवे से मुकेश के ऊपर कर देता है। उसकी बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या कर देता है। हुसैन ने पुलिस को बताया कि जब मुकेश ने उसके साथ में अननेचुरल तरीके से ऐसे सेक्स किया था जो उसको पसंद तो था, लेकिन उसने उसकी तकलीफ़ को इग्नोर किया। इस वजह से मैंने पहले ही सोच लिया था कि वो मुकेश की हत्या करूँगा।
और दोस्तों उसके बाद में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस इससे एक ही बात कह रही थी कि तुम दोनों ने अननेचुरल सेक्स किया था। तो जिस तरीके से मुकेश ने तुम्हारे साथ किया था उस तरीके से तुमने भी मुकेश के साथ कर लिया था, तो फिर आखिरकार हत्या करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। दोस्तों ये व्यक्ति हुसैन उसके घर में उसकी डेड बॉडी के साथ पूरी रात रहता है, उसके किचन में जाता है, चाय बनाता है, पीता है और सुबह के 4 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाता है। पहले तो छुपते छिपाते 3-4 दिन तक इधर उधर घूमता रहता है। फिर उसके बाद में हापुड़ आता है इस सिलसिले में कि देखूंगा कि मुकेश के कत्ल के जुर्म में किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया भी या फिर नहीं। और जैसे ही हापुड़ा कर ये अपना फ़ोन खोलता है, पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। बहरहाल दोस्तों ये एक ऐसा केस था जिसे सुनने के बाद में वाकई हैरानी हुई। अगर यहाँ पर हुसैन ने सारी बातें पुलिस को सच बताई हैं तो यकीनन दोस्तों हुसैन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।